हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पर नाम से इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हमें ड्यूअल नेचर की बात करनी है। आपको इससे पहले आपने ऑप्टिक्स पढ़ा है, राइट? और आपने चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें भी ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो लाइट है उसका वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो। यहाँ पर उसका दो टाइप का जो नेचर है, दैट इज उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो दोनों के बारे में यहाँ पर हमें सीखना है। ऐसे ही सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर भी होता है। जैसे शायद आपको पता होगा कि डेविसन गर्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्टिकल, तो उसकी जो थी वो वेवलेंथ फाइंड की थी, मतलब कि वो जो है वो वेव नेचर भी दिखाता है, ये चीज़ उन्होंने फाइंड की थी। तो हमारा जो ये चैप्टर है उसमें ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। जो ड्यूअल नेचर है, जो डी ब्रोगली ने उसके बारे में हमको सिखाया था, वो चीज़ सीखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फोटोन्स के बारे में, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हमें पता लगाना है। और डेविसन और गर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर प्रूव किया, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा हमारा पूरा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ इंट्रोडक्शन जो है हमारे चैप्टर का, वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि पहले से तो पता नहीं था कि ऐसा पार्टिकल नेचर कहाँ से आया है या सब कुछ। तो पहले से अगर हम स्टार्ट करें तो बोल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो आपको इतना बेसिक तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनते हैं। तो उसमें दो तरह की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और उसके रिजल्टेंट जो वेव बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो वेव जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए हर्ट्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो भी आपके चैप्टर में ये भी पढ़ा हुआ है, दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट, फिर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ इक्वेशन दिए, उसके हिसाब से जो लाइट है उसके वेव नेचर के बारे में हमें पता चला। तो ये वेव नेचर की बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद इतनी सारी बातें पता चलने लगी, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की। नॉर्मली एक ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसमें इसको हम कैथोड बोलेंगे, मेटल की प्लेट्स हैं, इसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूब होती है वो कैसी होती है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से पूरी जो एयर है उसको निकाल दो तो पूरा उसमें वैक्यूम बन जाएगा। फिर आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी अंदर गैस डाल सकते हो। तो वहाँ तब जो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस जो है वो डाल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उस पर से ही आपको मैं बता दूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसका इन्वेंशन जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चला। और एक चीज़ अगर मैं बताऊं तो ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी अगर हम फिर बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी ये समझा दूं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें गैसेस जो है वो अलग अलग हम भर सकते हैं और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसके दो जो टर्मिनल्स हैं उसके बीच में, तो सपोज मैंने इसमें एक बैटरी लगा दी तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर लगाया है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली जो हम गैस इसके अंदर जो भरते हैं वो लो प्रेशर पर होता है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 0.01 mmHg इतनी जो है वो वहाँ पर प्रेशर रखते हैं और इतनी लो प्रेशर पर इसमें जो गैस है वो भरते हैं। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इसमें डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से वहाँ पर जो एक्सरे थे, रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन किया था। तो एक्सरे के बारे में भी ऐसे ही पता चला था। तो यहाँ पर और एक चीज़ की मैं बात करूँ तो जब इसके साथ जब जे थॉमसन के ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया और वो पूरी बात क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ऐसा जो हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले और यहाँ पर जो प्लेट थी उस पर आपको एक विजिबल लाइट जो थी उसका एक स्पॉट दिख रहा था। एक ही दिख रहा था ऐसा मैं नहीं बोल रही, लेकिन ऐसे स्पॉट्स वहाँ पर बन रहे थे और वो विजिबल लाइट थी। और ऐसा भी होता गया कि अगर यहाँ पर प्लेट्स हम चेंज करते हैं तो जो हमें लाइट दिख रही है उसकी जो कलर होगी वो भी वहाँ पर चेंज हो सकती थी। तो ऐसे वो जो पूरी जो फिनोमेनन है दैट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस।
तो ये पूरी जो बातें थी वो धीरे धीरे पता चलने लगी कि जब हमारे पास ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें लो टेम्परेचर पर हम गैस भरते हैं और उसके साथ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो रहा था, ये कैथोड में से कुछ निकल रहा था। क्या था हमें नहीं पता था पहले, तो कैथोड में से कुछ रेज निकल रही थी और वो जो थी उसकी वजह से हमारा जो एनोड था वहाँ पर फ्लोरेसेंस देखने को मिला। फ्लोरेसेंस मतलब कि वहाँ पर एक विजिबल लाइट होती है, उसकी क्या हो रही थी, वहाँ पर स्पॉट्स बन रही थी। आप वहाँ पर यहाँ पर जिंक सल्फाइड भी लगा सकते हो तो ये प्लेट पर, तो वहाँ पर उसकी वजह से आपको वहाँ पर ऐसी लाइट भी दिख सकती है और वो फिनोमिनन है दैट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। तो ऐसा सब देखने को मिल रहा था। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट धीरे धीरे आते गए, फिर एक विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि यहाँ से कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो वो बोल रहे थे कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब आप जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस भर के जब डिस्चार्ज करते हो तो क्या हो रहा है, मतलब कि आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिल रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरेसेंस हो रहा था। ऐसे विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये चीज़ बताई और बाद में ऐसे जो वेव्स निकल रहे थे जो कैथोड से यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको जो है वो कैथोड रेज के नाम से जाना गया। ये इतनी बातें पता चली। इसके बाद जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो अप्लाई की और वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। तो आपने चैप्टर 4 जो है हमारा, तो उसमें जो है वो वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड उनकी डायरेक्शन ऐसे रखते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है उस पर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगे उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लगे। इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज QE और मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB परपेंडिकुलर रखते हैं, इसलिए तो उसके हिसाब से हम वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस थी पूरी जे थॉमसन ने अपना प्रैक्टिकल में भी किया कि उसने जो थी यहाँ ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब थी और उस पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे उसने अप्लाई किए और उसकी वजह से जो यहाँ से कैथोड रेज निकल रहे थे तो उनकी वेलोसिटी के बारे में पता लगाया। उसके साथ साथ ही उसे उसका जो E/m दैट इज उसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, ये जो रेशियो है E/m दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, तो उसने E/m रेशियो निकाला। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि पहले E हमने ढूंढा होगा, फिर मास पता चला होगा और फिर E/m रेशियो निकाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जे थॉमसन ने अपने ये एक्सपेरिमेंट से जो यहाँ पर पार्टिकल्स थे उसकी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इतना तो पहले पता चल गया था। सेकेंड थिंग उसकी वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी के बारे में पता लगाया। साथ साथ उस पर से ही आप लोग जानते हो कि जो E/m रेशियो है वो भी हमें मिल सकता है। तो ऐसी सारी बातें जो है वो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्हें धीरे धीरे जो है हमें उसके बारे में बताते गए। ओके, सेकेंड थिंग कि मिलिकान नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप लिया और उस पर से वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका जो है वो ई मतलब चार्ज फाइंड किया, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते हैं, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो मिलिकान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज की वैल्यू फाइंड की। तो अब E/m रेशियो पता था, फिर E के बारे में पता चल गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो उसके मास के बारे में भी बाद में पता चला। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी जो है वो इन्वेंशन होती गई। मैंने पहले भी बताया कि रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे भी ऐसे ही उन्होंने एक्सरे के बारे में भी पता लगाया था। सेकेंड थिंग मैंने बताया आपको कैथोड रेज के बारे में, और कैथोड रेज जो होते हैं नॉर्मली उनकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, उससे 0.1 से 0.2 टाइम्स होती है। तो इतनी जो होती है मतलब वो और कुछ नहीं है कैथोड रेज। आप बोल सकते हो कैथोड में से निकलने वाले और कुछ नहीं बट इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ओके, अब हमें इसके बारे में पता है। तो ये सारी बातें जो बेसिक हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो साइंटिस्ट है वो सब चीज़ पता लगाते गए और ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती गई। फिर इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अभी हमारे चैप्टर में सीखने वाले हैं, और वो ये भी है कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से निकल रहा है दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो उनको ऐसे कोई भी मेटल में से अलग अलग तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं। हम उस पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी, टेम्परेचर इंक्रीज करके भी हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, या फिर लाइट इंसिडेंट करके भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये इसकी बहुत सारी उसकी मेथड्स है, उसके बारे में हम धीरे धीरे अब सीखने वाले हैं। तो ये हमारे चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की जो यहाँ पर बातें होने लगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में अभी हम समझते हैं। आपको बेसिक इतना पता है कि कोई भी मेटल होता है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर बोलते हो आप फ्री नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब मेरे पास अगर मेटल का एक टुकड़ा हो गया और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इसमें से बाहर कूद के निकल जाते हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि वीकली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, है ना। इसका मतलब वो फ्रीली अपनी मेटल के अंदर वो फ्रीली यहाँ से वहाँ से घूम सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि वो रैंडमली घूमते हैं और उसकी वजह से कोई रिजल्टेंट करंट हमें नहीं मिलता, राइट। सेकेंड थिंग, यहाँ न्यूक्लियस की हम बात करें तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये भी हम जानते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर सरफेस तक पहुंच गए सपोज, तो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। उसका रीज़न यही है कि वो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उस पर, और उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आप ऐसा करोगे कि बाहर से, ये मेरे पास मेटल है और बाहर से कुछ एनर्जी आप दोगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर उसे इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से वो वहाँ पर बाउंड है, उसको अपोज करके वो बाहर निकल सके, इतनी अगर उसको एनर्जी मिल गई, तो वो इलेक्ट्रॉन का वहाँ से एमिशन होता है, वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ऐसे आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को, आप अलग अलग आपके पास मेथड्स हैं, तो कैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये समझाने के लिए आपको एक वर्ड यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से बाहर निकालना है तो कुछ सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू come out from metal, that is called its work function, that is called its work function। तो वर्क फंक्शन और कुछ नहीं, उसको हम 50 से दिखाते हैं, ऐसे ही उसको डिनोट करते हैं 50 से। तो वर्क फंक्शन और कुछ नहीं है, दैट इज एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है कि आपके इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल में से बाहर निकालने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए, इतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी, तो ही वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकल सकते हैं। उसका जो यूनिट है एनर्जी है, तो उसका यूनिट हम जूल लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी के लिए हम और एक यूनिट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास ऐसी कुछ कंडीशन है, उसमें मैं ये कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में पास कर रही हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और वो जितनी एनर्जी गेन करता है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर पास किया, तो वो एक्सेलरेट हुआ और उसने जितनी एनर्जी गेन की, जितनी एनर्जी उसको मिली, तो वो जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसकी वैल्यू अगर मैं जूल में लिखूँ तो 1.602 भी बोल सकते हो, या फिर
हम नॉर्मली यही वैल्यू लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इतनी एनर्जी जो है उसको ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। तो मैंने ये बताया आपको वर्क फंक्शन के बारे में, और मैं बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये क्लियर कर दूं कि ये जो वर्क फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और वो एनर्जी मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसी मेटल होएगी जिसका वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगी तो उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना। इसका मतलब ये जो वर्क फंक्शन है वो एनर्जी किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी दिखाता है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा समझनी होगी। तो ये हो गई एनर्जी की बात। सेकंड थिंग, ये जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग मैंने मेटल ली है तो उसका वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पूरा एक टेबल दिया है, उसमें आपको प्लेटिनम जो होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है, दैट इज़ 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना है, और जो हमारा सीजियम होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मार्क क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है वर्क फंक्शन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसमें से कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो चीज़ क्लियर ही हो गई कि वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आपने कौन सी मेटल चूज किए उस पर वो डिपेंड करेगा, राइट। सेकेंड थिंग ये भी है कि वर्क फंक्शन जो होता है, आपने जो सरफेस चूज की है वो भी कैसी है, वो सरफेस पर भी डिपेंड करेगा। सपोज मैंने लिया है प्लेटिनम, लेकिन उस पे सरफेस पर बहुत सारा कोटिंग कर दिया और फिर मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली वो एनर्जी इजीली नहीं मिल सकती, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने में फ़र्क आएगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कि वर्क फंक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पर, और सेकेंड थिंग ये हुई कि आप जो है टाइप ऑफ सरफेस, कैसी सरफेस चूज कर रहे हो, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये बेसिक बातें वर्क फंक्शन के बारे में थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की अलग अलग मेथड्स है, तो ये कौन कौन सी मेथड्स है वो मेथड के बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड थर्मियोनिक मेथड एमिशन। ये जो एमिशन की मेथड है दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एनर्जी उसको चाहिए, मतलब कि जो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेटल है उसको आप गर्म करो, मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ाओ किसी भी तरह से, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, और वो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसको मिल जाती है तो वो उसमें से उसका एमिशन हो जाता है। तो ऐसा जो एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो नॉर्मली हमारे पास डायोड्स होते हैं, ट्रायोड्स होते हैं, फिर कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें जो एमिशन होता है वो ऐसा थर्मियोनिक एमिशन होता है। इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास जो भी मेटल है उसका आप फिलामेंट बना दो, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है, आप समझ सकते हो। तो जब फिलामेंट आप बना देते हो फिर उसमें से अगर मैंने करंट पास किया तो क्या होगा, इसको जो है ये चीज़ गर्म हो जाएगी, है ना, तो उसको क्या मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमिशन हो जाएगा। तो ऐसी जो एमिशन है दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। तो फील्ड हमें अप्लाई करना है, कौन सा फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास मेटल है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, नियरर टू आप बोल सकते हो 10⁸ वोल्ट पर मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, F=QE, E ज़्यादा है तो F भी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा जो एमिशन हुआ दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब आप जानते हो, फोटो मतलब लाइट,
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मेटल होगी उस पर आप सफिशिएंट इतनी लाइट डालोगे कि जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसमें से उसका क्या होगा, एमिशन। तो ऐसा जो एमिशन है किसकी वजह से हुआ, तो हमारी जो मेटल थी उस पर हमने लाइट इंसिडेंट की और वो जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या किया, वो लाइट को एब्जॉर्ब किया और उनको इतनी एनर्जी मिल गई तो उनका क्या हो रहा था, एमिशन। तो ऐसा जो एमिशन है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये जो है वो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। ये मेथड की हमारे पास बात हो गई। अब और एक चीज़ हम अब डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लास्ट जो मैंने लिखा था वही चीज़। तो उसकी डिटेल में जाने से पहले हम हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर 8 में थोड़ा सा डिस्कशन उसमें हुआ था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा जो चैप्टर है उसकी ही हम बात करते हैं। तो ये जो हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे वो प्रोड्यूस किए थे, वो बनाए थे। और ऐसे वेव्स कैसे बनाए थे तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको याद करवा देती हूँ कि उसने क्या किया था। ऐसे जो थे 2 रॉड ले लिए, बीच में एक गैप है दैट इज कॉल्ड स्पार्क गैप। इसके साथ जो है वो मेटल के 2 गोले, 2 स्फीयर यहाँ पर लगाए हुए हैं, ओके। और यहाँ इसके साथ जो थी वो ऐसी एक इंडक्शन कॉइल लगाई थी, ऐसी एक कॉइल थी जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रफली आपको अभी समझा रही हूँ, ओके। तो ऐसा कुछ उसका एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से उसने क्या किया, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको उसने नेगेटिवली चार्ज लिया। तो यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, इससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जब यहाँ पर ये दोनों रेस्ट पर है तभी मैं बात कर रही हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइन निकलेगी, फील्ड लाइन वो ऐसी होगी और इसकी वजह से कैसे फील्ड लाइन बनेगी, तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आप इससे जैसे जैसे दूर चलते जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ओके। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो मैंने बताया कि यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो हमारा जो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो ऐसे ऊपर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे, है ना, ऑपोजिट होती है। तो करंट जो है वो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर मुझे ये पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लॉ है, बायो-सावर्ट लॉ हमने यूज़ किया था और वहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, तो हम ऑलवेज अपना जो ये थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। हमारी ये उंगलियां दिखाती है कि हमें कहाँ पर, यहाँ पर चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखा रही है। तो हमारी जो हथेली जिस तरफ रहेगी, या फिर मैं उसको चौक को ऐसे लगा रही हूँ तो ये चौक जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो देख सकते हो आप, यहाँ करंट नीचे की तरफ है, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मेरा इस तरफ है, ओके। तो जो फील्ड मिलेगी वो बाहर की तरफ मिलेगी और बाहर की तरफ दिखाने के लिए आप उसको डॉट से दिखाते हो। ये भी याद होगा आपको, आप ऐसे करते हो ना कि यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया और ये डॉट, तो ये अगर अंदर जा रहा होगा तो आपकी आंखों के सामने क्रॉस वाला पोर्शन रहेगा, तो अंदर की डायरेक्शन दिखाने के लिए आप क्रॉस दिखाते हो। और अगर एरो यहाँ से बाहर निकल रहा है तो आपके सामने ये वाला पार्ट, डॉट वाला पार्ट आएगा, तो आप उसको डॉट से दिखाते हो। तो ऐसे आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा सकते हो। अब थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा, है ना, तो ऊपर जाएगा, तो ये जो है वो नेगेटिव दे रहा है तो वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव लेके कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ये दोनों की चेंज हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव। तो ये पॉइंट पर अगर मैं दिखाऊँ तो इसकी वजह से फील्ड लाइन ऐसी होगी, इसकी वजह से फील्ड लाइन ऐसी होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था, अब ऊपर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जब ये चार्ज नीचे जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी,
तो मेरा थंब ऊपर है, फिर मेरी उंगलियां दिखा रही है कि मुझे इस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ, तो मैं इसको डॉट करके दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वो दोनों मिलके एक वेव बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये एक्सपेरिमेंट पुराना था, लेकिन मैं फिर से एक बार याद मैंने करवा दिया। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में और एक चीज़ की, क्या किया, अब यहाँ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क हो रहा था। फिर उसने क्या किया कि उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी। सपोज इस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो उसकी वजह से वहाँ क्या हुआ, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिली। मैं अभी आपको सीक्रेट वही बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट की अल्ट्रावायलेट रेज, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले गए, तो ये मोर पॉजिटिव हो गया। मोर पॉजिटिव हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो बढ़ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने की वजह से वो जो स्पार्क है वो बहुत इजीली वहाँ से पास हो गया। तो ये चीज़ें हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपीरियंस की, उसने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जो थी वो बताई। ओके, तो इतनी बात आपको पता चल गई होगी मैंने जो बताया है वो, ठीक है। तो ये पूरा जो था वो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। अब नेक्स्ट, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और जो साइंटिस्ट थे वो और भी एक्सपेरिमेंट करते गए। जैसे उसके बाद जो थे हॉलवास नाम के साइंटिस्ट आए और लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट भी आए। लेनार्ड का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है और उसमें बहुत सारी बातें हमें सीखनी है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था वो अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ। तो लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा किया कि अभी मैं शॉर्ट में अपने हिसाब से थोड़ा ही ड्रॉ कर रही हूँ कि उसने क्या किया, यहाँ पर जो ट्यूब है उसमें क्या लिया, उसमें वैक्यूम ही है, और यहाँ पर दो जो है वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। दो मेटल्स ले लिए और उसके क्या लिए, इलेक्ट्रोड्स, एक को कैथोड और दूसरे को आप एनोड भी बोल सकते हो, या फिर हमारी बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे एमीटर। और एमीटर मतलब करंट मेजर करने वाला एमीटर नहीं, इसका नाम रखा है एमीटर, और दिस वन इज कलेक्टर। ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स उसने बनाए और यहाँ पर एक जो थी एक विंडो बना दी जिसमें से हम जो है वो लाइट जो है उसको इंसिडेंट कर सके। और जो हमारी ट्यूब है उसके साथ जो है हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है और उसके लिए हमने बैटरी कनेक्ट की है। और करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर हम एक मिली एमीटर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, जब उसने यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो उसने देखा कि जब वो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट कर रहा है तब यहाँ से कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और वो और कुछ नहीं थे, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, टर्मिनल है, तो वो ऐसे अट्रैक्ट होंगे तो वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे और हमारा जो मिली एमीटर है वो कुछ रीडिंग दिखाएगा, मतलब कि वहाँ पर करंट जा रहा है। अगर यहाँ पर हम करंट मेजर कर रहे हैं तो आपको आप जानते हो I = Q/T एंड Q = NE, तो कितने नंबर ऑफ यहाँ पर चार्ज आए वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और जो यहाँ से नेगेटिव जो चार्ज निकल रहा था उसके बारे में भी उसने पता लगाया। और एक चीज़ की उसने कि जब यहाँ मतलब यहाँ करंट जो है वो मेजर हुआ, करंट आ रहा है ये पता चला। अब जब उसने ये जो रे है वो डालना बंद कर दिया तो तब कोई भी एमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं, तो यहाँ पर करंट क्या दिखाएगा, ये 0, तो कोई भी वहाँ पर करंट नहीं बन रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेटल पर आप कोई जो ऐसी लाइट डालते हो, मतलब कोई रे है वो इंसिडेंट करते हो, तब क्या हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर करंट मिल रहा है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट था वो लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया। उसके बाद हॉलवास नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक जिंक की प्लेट ले ली और उसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट किया। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता लगा सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी जो जिंक प्लेट थी उसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जो था कनेक्ट किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है जो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली, अलग अलग इंटेंसिटी वाली जो लाइट है वो डालेंगे और रिजल्टेंट करंट में और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी में क्या चेंज आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो
तो अब मैं हॉलवास का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसने जो अपनी जिंक की जो प्लेट ली थी, उसने 3 टाइप्स की प्लेट्स पसंद की। एक प्लेट ऐसी थी जो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब इतना ऐसा होता है जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। एक प्लेट ऐसी थी जो पॉजिटिवली चार्ज थी। पॉजिटिवली चार्ज थी इसका मतलब ये हुआ कि उस पर पॉजिटिव चार्ज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज कैसा था, ज़्यादा था। और थर्ड टाइम उसने जो प्लेट चूज़ की उसमें वो नेगेटिवली चार्ज थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होगा और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। सभी बार उसने सबको इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया था और उसने यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज थी वो इंसिडेंट की। तो उसने देखा कि जब हमारे पास ये न्यूट्रल प्लेट है और उस पर हम अल्ट्रावायलेट रेज जब डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई। उसे क्या देखने को मिला, ये प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और उस पर जब ये लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहे हैं, तो ये जो थी वो मोर पॉजिटिव हो गई। ओके, क्या हो गई, मोर पॉजिटिव हो गई। फिर थर्ड टाइम ये जो है, ये जो नेगेटिवली चार्ज थी और उस पर जब लाइट इंसिडेंट की तो उसने देखा कि नेगेटिव चार्ज जो था वो डिक्रीज हुआ। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट से इतना पता चला कि जब हमने लाइट इंसिडेंट की, अल्ट्रावायलेट रेज डाली, तब समझ सकते हैं इसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। आप अब सोच सकते हो कि यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाए, 3 नेगेटिव दिखाए, अगर इसमें से लाइट इंसिडेंट होने की वजह से 2 पॉजिटिव चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, अब ये दोनों न्यूट्रल कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी प्लेट, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसमें क्या होगा कि अगर इंसिडेंट की वजह से अगर नेगेटिव चार्ज चला गया, कम हो गया, तो ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा, और अगर यहाँ से जो है नेगेटिव चला जाता है तो ये मोर जो है, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से इसने, हॉलवास ने ये सारी चीज़ें पता लगाई। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे एक्सपेरिमेंट में, कि आप जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन को, मतलब सफिशेंट एनर्जी मिल सके। सफिशेंट एनर्जी मतलब उसको कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम वर्क फंक्शन जितनी, जिससे वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम, उसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं हो सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको उतनी सफिशेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो यहाँ से लाइट को इंसिडेंट आपको करना पड़ेगा। और जो फ्रीक्वेंसी जो आप डाल रहे हो, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एमिशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रे तो चाहिए। आप समझ सकते हो, अगर मैं वर्क फंक्शन की फॉर्मूला बनाऊँ, φ = एनर्जी है तो मैं उसको h न्यू लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे h न्यू 0 लिखना चाहिए कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सके। मतलब कि आप इसकी जो है वो आप लिख सकते हो, उसकी शर्त बोल सकते हो कि जो इंसिडेंट जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू 0, है ना। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी या ज़्यादा होगी तो ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसका एमिशन हो सकता है। मोस्टली हमारे पास बहुत सारी जो है वो मेटल ऐसी है जिस पर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो उसमें से पॉसिबल हो सकता है। अल्कली ऐसी मेटल्स है, अल्कली मेटल्स ऐसी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो एमिशन है वो आप जो विजिबल लाइट है उसकी हेल्प से भी करवा सकते हैं, वो उसको भी सपोर्ट कर सकती है। ओके, तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था, यहाँ तक आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लेना जो भी मैंने बताया है वो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लेनार्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी है, फिर कब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ एमिशन में क्या फ़र्क आएगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।